गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक पैसिव वॉइस का बहुत ही अच्छा कमाल का टॉपिक लेके आया। तो देखो, हम आपको पैसिव वॉइस का ऐसा वीडियो देने जा रहे हैं ना कि आप समझने का प्रयास करो। देखो, लिखा है पैसिव वॉइस और टेंस में क्या अंतर है। पहले इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई पैसिव वॉइस और टेंस में क्या अंतर है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस में जो V3 लगाते हैं ये V3 ही क्यों लगाते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव वॉइस जो है 12 में से 8 टेंस के ही क्यों बनते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जो पैसिव वॉइस होते हैं वो क्यों नहीं बनते हैं। तो देखो, मैं आपको विद्वान बनाना चाहता हूं। आप जब मेरी क्लास लो ना तो इसके बाद में आपको कोई दूसरा अच्छा ही ना लगे। आप जब मुझसे पढ़ो ना तो अब जब आप अपनी काबिलियत को किसी के सामने शो करो तो आपको बताते बने कि आप कुलदीप सर से क्लास ले रहे हैं। तो देखो भाई, देर ना करते हैं, सीधे से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं टेंस और वॉइस में अंतर क्या है कि भाई टेंस और वॉइस क्या होता है। तो पहले आप अच्छे से कॉपी कलम निकालना, बढ़िया से इसको पढ़ने का प्रयास करना कि एक दो सेंटेंस में लिखता हूं फिर बताता हूं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं। दूसरा सेंटेंस लिखा है किताबें पढ़ी जाती है। अब बेटा देखो, दो सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस है, ये इससे पर्दाफाश करेंगे। क्या पर्दाफाश करेंगे कि टेंस और वॉइस में अंतर क्या है। तो देखो, सबसे पहले आप यहां पर समझने का प्रयास करो। मैंने लिखा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। अब ये दो सेंटेंस है, अच्छे से लॉलीपॉप बिल्कुल। तो यहां पर एक ये वर्ब है और यहां पर एक ये वर्ब है। अब देखो, जब दो वर्ब और यहां पर एक ये सब्जेक्ट एक ये सब्जेक्ट, तो इसमें समझो पहले कि लिखा है मैं किताब पढ़ता हूं। इसमें भाई काम करने वाला व्यक्ति बोलो कौन है, मैं हूं ना। मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो सब्जेक्ट है इसका मतलब होता है कर्ता, और जब कर्ता ही जो ये कार्य कर रहा है कि नहीं भाई, करता ही कार्य करेगा। मैं किताब पढ़ता हूं मतलब मैं ही पढ़ रहा हूं, तो ये पढ़ने का काम कौन कर रहा, मैं। इसके बाद में किताबें पढ़ी जाती है। अब किताबें पढ़ी जाती है, बोलो किताबें क्या खुद पढ़ रही। इसका मतलब यहाँ पर कर्ता तो है, लेकिन ये कर्ता जो है बेटा, ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो कार्य हो रहा है, ये कार्य, ये सब्जेक्ट जो है आपका नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो टेंस, ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ये बेटा आपका टेंस लिखा है, और ये वाला जो सेंटेंस लिखा है ये आपका वॉइस लिखा है। क्लियर, इतना समझ गए। मतलब आपको ये पढ़ना है, ये समझ में आया कि भाई पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं, टेंस और वॉइस में क्या अंतर होता है। ये वाला जो आपका लिखा है बेटा, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये आपका टेंस लिखा है, क्लियर। और ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका वॉइस लिखा है, क्योंकि यहाँ पर किताबें स्वयं नहीं पढ़ रही, पढ़ने वाला कोई और है, और यहाँ पर पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि काम यही कर रहा, क्लियर। इसके बाद में अब आगे समझते हैं भाई टेंस और वॉइस। टेंस जो होते हैं ये बेटा आपके कितने प्रकार के होते हैं, 12, और वॉइस जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। समझ रहे हो ना। अब इसके बाद में अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई टेंस में जो जब आप टेंस पढ़ते हो तो उसमें तमाम सारी वर्ब्स लगती है, लेकिन जब आप वॉइस पढ़ते हो तो टेंस और वॉइस को पहले समझने का प्रयास करो कि देखो लिखा है V1, V5, V2, V3 और V4। अब आपको समझ में आएगा, क्या आएगा, अभी समझने का प्रयास करो बहुत अच्छे से कि अब बेटा ये जो होते हैं ना, इनको जब हम V1, V2, V3 पढ़ते हैं ये सब किसमें पढ़ते हैं, टेंस में। ये क्या होते हैं, सब टेंस में। भाई V1 और V2, बोलो V1 बेटा आपका प्लूरल होता है, V5 आपका सिंगुलर होता है। V5 का मतलब जिसमें S, जिसमें ES, जिसमें IES लगा हो, मतलब वो वर्ब की फॉर्म जिसमें S, ES या IES लगा हो, वो V5। इसके बाद में जो बेटा अब ये दोनों होती किसमें है, ये दोनों प्रेजेंट में इसका यूज करते हैं या नहीं, प्रेजेंट में। V2 जो होता है ये आपका क्या होता है, पास्ट टेंस। इसके बाद में V3 जो होता है ये आपका क्या होता है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। और V4 जो होता है ये होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। अब देखो समझने का प्रयास करो। पहले मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूं, जैसे
यहां पर क्या लिखा कि यहां पर पढ़ने का, तो यहां पर जैसे प्ले लिखा, PLAY प्ले हो गया। ये आपका क्या है, जितना आना जाना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बोलना, सोना, हंसना गाना, ये पढ़ते हो ना, ये सब रिवर होता है। जितनी आपकी जो आप रीडिंग करते हो ना, जो आप मीनिंग से याद करते हो ना वर्ड्स, वो सब प्लूरल होती है। सिंगुलर तो वर्ड बनाई जाती है। तो जैसे प्ले हो गया, तो इसका क्या हो गया बेटा, प्लेज हो गया। इसके बाद में अब V2, अब इसमें क्या हो गया, प्लेड हो गया। इसमें क्या हुआ, ये भी भाई आपका प्लेड हो गया। इसके बाद में भी ये हो गया आपका प्लेइंग। अब इसमें आप समझने का प्रयास करें क्या कि V3 क्यों लगाते हैं। क्लियर। अब देखो होता क्या है कि बी की फॉर्म्स होती है, बी माने होता है होना। अब क्यों लगाते हैं ये समझने का प्रयास करो। यहां पर जो बेटा इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो बोलो किया जा रहा। भाई यहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, कर्ता कार्य को करता है। समझ पा रहे हो, यहां पर कर्ता कार्य को करता है, लेकिन यहां पर जो करता है वो कार्य को नहीं करता। यहां पर कार्य जो है वो हो रहा होता है। क्या होता है बेटा, होना। मतलब कार्य जो है वो हो तो रहा है, हो रहा है, ना कि किया जा रहा है। कैसे बोलो, यहां पर किताबें पढ़ी जाती है। अब इसमें बोलो कार्य हो रहा है कि किताबें कार्य कर रही है, नहीं, कोई कर रहा। उससे क्या मतलब, यहां पर जो है काम एक्शन, अगर इस सेंटेंस को बनाना है केवल इतना, तो बोलो इसमें कार्य हो रहा है ना कि किया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर जो ये एक्शन होता है, होने के लिए हमको वर्ब की बी की फॉर्म चाहिए होती है। कौन कौन सी होती है ये भी समझने का प्रयास करो। मतलब क्या हुआ, V1 का होता है बेटा एम और आर। क्या होता है, V1 बी की फॉर्म अच्छे से समझना, एम होता है, आर होता है। सिंगुलर जो होता है वो क्या होता है, इज होता है। प्लूरल जो होता है वो क्या होता है बेटा, वाज और वर होता है। क्लियर। इसके बाद में जो V3 होता है ये होता है आपका बीन, और सॉरी जो V3 होता है वो होता है आपका बीन, और जो इसमें ING फॉर्म लगा है तो ये क्या होता है आपका बीन। इतना आप समझ गए ना। अब और अच्छे से समझो कि जहां पर बेटा V1 या V5 हो उसमें आपको क्या लगाना है, इज एम आर। और बढ़िया सा समझा दे तुमको कि देखो क्या होता है ना कि भाई थोड़ा सा और समझ लो। यहां पर क्या हो गया, डू, यहां पर क्या हो गया, डज, यहां पर क्या हो गया, V2 या डिड, यहां पर क्या हो गया आपका हैज, हैड और हैड, और यहां पर क्या हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर, और इसके साथ में लगता है वर्ब प्लस ING। क्लियर। अब मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करें क्या कि भाई अगर आपको डू या डज कहीं पर मिल जाए, आपको V1 या V5 कहीं पर मिल जाए, तो आपको बेटा क्या लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है। समझ गए ना। इसके बाद में अगर आपको V2 या डिड मिल जाए तो आपको क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है। आपको हैज हैव हैड कहीं पर मिल जाए तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। और अगर कहीं पर भी ING फॉर्म मिल जाए इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में, तो आपको क्या लगाना है, बीन का यूज करना है। अब क्यों करते हैं ये भी आप समझने का प्रयास करो। क्या होता है कि देखो बहुत अच्छे से समझना बेटा, इज, एम, आर, बोलो ये बी की फॉर्म है। वाज, वर, बोलो ये भी बी की फॉर्म है। बी और बीन। अब क्या है कि भाई इज, एम, आर हो गया, वाज, वर हो गया, बी हो गया और बीन हो गया। ये जितनी फॉर्म्स होती है, ये जितने लिखी है, ये आपकी क्या है, HV। समझे। ये क्या है, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और HV की तरह। तो ये दोनों मेन वर्ब होती है और ये सब क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ये मेन वर्ब भी होती है। ये मैंने आपको वीडियो जो वर्ब वाला डाला है ना उसमें मैंने सिखाया, उसमें जाके आप चेक करना। तो इसमें समझो पहले कि ये जितनी भी लिखी है इन सब के साथ में बेटा V4 आता है और इन सब के साथ में V3 भी आता है, केवल इतने के साथ।
इसके अलावा कोई नहीं है। अब केवल इतने के साथ ये V4 भी आया, V4 आएगा तो आपको टेंस बताएगा, और V3 आएगा तो इन सब के साथ में तो बताएगा वॉइस। क्लियर? अब भाई मेरे, अगर इन सब के साथ में V4 लगा दिया तो बोलो टेंस बनेगा ना, वॉइस तो नहीं बनेगा ना। तो फिर क्या है, अब इन सब के साथ में अगर V3 लगा दिया तो वॉइस बन जाएगा, V4 लगा दिया तो क्या बनेगा कि भाई टेंस बनेगा। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि पैसिव वॉइस क्यों पढ़ते हैं, जब सब्जेक्ट काम ना करे तो पैसिव वॉइस होता है। V3 ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बी की फॉर्म्स होती है, काम इसमें होता है ना कि किया जाता है, ये भी याद रखना। उसके बाद में तो अब आपको पता चल गया V3 क्यों लगते हैं। इसके बाद में अब आते हैं भाई कि 12 में से 8 ही टेंस क्यों बनते हैं, तो ये भी समझो अच्छे से, बहुत बढ़िया से। कि अब देखो बेटा क्या हुआ कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव क्यों नहीं बनते, 12 में से 8 के ही पैसिव क्यों बनते हैं, बाकी के क्यों नहीं बनते। तो अब एक एक पॉइंट को समझ लेना बहुत अच्छे से कि भाई सबसे पहले आप फ्यूचर पे बात करते हैं, फ्यूचर पर। अब बेटा फ्यूचर में क्या होता है कि भाई विल लगाया, शैल लगाया, और उसके बाद में आपने लगा दिया बी। क्लियर? अब बी के बाद में आपने लगाया V4 तो हो गया ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और बेटा अगर एक बार ऐसा लगा है तो अब आप इसके साथ V3 डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताता है। अब इसके साथ में आपको लगाना क्या पड़ेगा, एक और बी लगाना पड़ेगा। और देखो इसके साथ में इज एम नहीं लगता, ये भी याद रखना, वर्ब वन नहीं लगता, ये भी याद। और एक बात सबसे मतलब बहुत बड़ी बात, जब भी कोई हम मॉडल वर्ब पढ़ते हैं उस मॉडल वर्ब के साथ में ऑलवेज भी बनाता है। कोई भी मॉडल वर्ब पढ़ो तो ऑलवेज आता क्या है, भी बनाता है। अब भी बनाता है तो बेटा एम जो होता है वो आई, अभी जो टेबल बनवाई थी ना, जो एम आता है वो आई के साथ आता है, जो आर होता है वो प्लूरल होता है, और ये क्या है, ये इसके साथ यूज नहीं किए जाते। तो अब हमें क्या लगाना, इसके साथ हमें क्या लगा दिया, बी, और बी के बाद में लगा दिया बोलो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक ये भी और एक ये भी, दो भी हो गई। तो रूल ये कहता है कि एक सेंटेंस में, एक टेंस में दो इज एम आर नहीं आते, दो वर्ब वन नहीं आते, दो बी नहीं आते, दो बिग नहीं आते, दो बीग नहीं आते। तो इसलिए जो क्या होता है बेटा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इसलिए नहीं बनता, क्योंकि बी लगा के आपने V4 तो लगा दिया, अब दूसरा बी लगा के आप V3 लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों नहीं बनते कि भाई आपने हैज लगाया, हैव लगाया और हैड लगा दिया। क्लियर? इसके बाद में फिर आपको क्या लगाना होता है कॉन्टिन्यूअस में, बीन, और बीन लगाने के बाद में आप क्या लगाते हो, V4। अब V4 लगा दिया बेटा तो ये क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन अब इसके साथ में आप लगा दो V3 तो बोलो इसमें फर्क क्या रह गया। अब इसके लिए कहो कि भाई एक और बीन लगा दे, अब दो बीन लगाकर ऐसा काम कर दे, नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि हैव जो होता है इसको चाहिए होता है बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए आप इन दोनों का यूज एक साथ में नहीं कर सकते। अब अच्छा कुछ और भी अच्छी चीजें बता दें, जैसे मान लो आपके पास एक दो, आप इसको नोट भी कर लेना, आपके पास डू है, आपके पास डज है, और आपके पास V1 या आपके पास V5 है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये कुछ मिलता है तो आपने क्या लगाओगे, इज एम आर, और उसके साथ में आपको क्या लगाना है, V3। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझते रहना कि ये लगाया तो आपका बेटा बन गया क्या, टेंस, और ये लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, वॉइस। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज या V1 या V5 आता है, और जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। दूसरा देखो भाई क्या होता है कि अगर हमने डिड को देखा कहीं या हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को देखा कहीं, तो ऐसा देखोगे तो बनेगा क्या, टेंस। और अगर वॉज या वर के साथ में बेटा हमने वॉज वर के साथ में अगर V3 लगा दिया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस है। उसके बाद में नंबर 3 देख लो, अगर आपने लगाया इज एम आर और लगा दिया वॉज और वर, और इसके साथ में लगा दिया V4 मतलब V1 प्लस
आईएनजी ऐसा लगाया तो आपका ये टेंस है। और उसके बाद में अगर इज, एम, आर या वाज या वर के साथ में, अब चूंकि कॉन्टिन्यूस बना, अगर आप डायरेक्ट यहां पर V3 लगा दोगे तो इसमें और इसमें अंतर क्या रह जाएगा, आपको कॉन्टिन्यूस बताना है, मतलब आईएनजी आपको हर हाल में लगाना है। तो बोलो बेटा बी है, इसमें आप आईएनजी लगा सकते हो। इज है, इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते, इटिंग नहीं होगा, वाजिंग नहीं होगा, एमिंग नहीं होगा। क्लियर? तो क्या करते हैं, तो बी है, बी में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये होता है हमारा V1 और V1 में बेटा आईएनजी लग जाता है। क्लियर? इसके बाद में नंबर 4 की बात करते हैं। अगर हैज, हैव, हैड इसके साथ में ऑलवेज लगा होता वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब भैया हैव है तो इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही चाहिए होता कहीं पर भी। अगर ये आपका एचडी है तो इसके साथ में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे हैज लिखा, यहाँ पे हैव लिखा, यहाँ पे हैड लिखा और इसके बाद में आपने अगर वर्ब का डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दिया तो बेटा इसमें और इसमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए हमने आपको बताया था भी, ये जो टेबल बनवाई थी ना, इस टेबल में बोलो थर्ड फॉर्म में हमने लिखा था बीन, अब इसके लिए ये थर्ड फॉर्म हो गया, बीन के लिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया, जो अभी यहाँ पे लिख के बताया था कि इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ में V4 या V3 ही आता है। तो बोलो बेटा इसके साथ में ये V3 आ गया, इसके लिए ये V3 आ गया, वो दोनों लोग संतुष्ट हो गए। समझ ना? इसके साथ में आईएनजी आता है तो ऐसी बनाओगे तो बोलो इसके साथ में हमने आईएनजी जरूर लगाया, क्योंकि इज, एम, आर, वाज वर्ब आएगा, कॉन्टिन्यूअस बताएगा तो आपको ये आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। इसके लिए इस इनको बीइंग ने संतुष्ट कर दिया और बीइंग को वर्ब के थर्ड फॉर्म में संतुष्ट कर दिया। ये एक सिस्टम होता है बेटा, ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता। क्लियर? तो ये सब क्या है, ये सब फैक्ट्स है, ये क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट है वॉइस का और लिखने के तरीके का। तो मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी कुछ भी लगा दो। गलतियां तो बच्चे लिखने और पढ़ने और समझने में यही तो गलती करते हैं ना। और गलती, अच्छा एक बात बताओ बेटा, ले देकर 21 आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं क्या, और केवल 21 और 21 आपने अगर कायदे से पढ़ लिया कब 22 और कब 10 तो आपको इंग्लिश में विद्वान बन जाओगे ना। नहीं वर्ब जानते हो 21 कौन सी, मैंने वर्ब का वीडियो बनाया है ना, उसने लिखा है वर्ब, आप उसको जाओ और पढ़ो तो उससे आपको समझ में आएगा पूरी जितनी वर्ब्स होती हैं सब बताया उसने। ठीक है? तो अब ये हो गया। इसके साथ में अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको आगे बढ़ाते हैं क्या है कि अब पांचवा रूल। अब पांचवा रूल ये बेटा कहता है कि चाहे विल लगा हो चाहे आपका शैल लगा हो, विल शैल हो गया या कोई भी मॉडल हो गया, कोई भी मॉडल वर्ब नहीं जानते हो आप तो देखो कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट और ऑट टू, OUGHT ऑट टू, ये इतनी मॉडल वर्ब। इन सब के बाद में केवल और केवल बेटा बी ही आ सकता है। आप देखो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो, इन सब के बाद में क्या आता है, केवल और केवल V1 आता है। बस अब आप इतना याद रखो, V1 के अलावा यहां पर कुछ नहीं आ सकता। तो अब क्या करेंगे हम कि भाई ये चाहे विल शैल लगाओ, विल या शैल लगाओ। अब इसके बाद में कोई भी आप मॉडल वर्ब लगा दो, मॉडल वर्ब। अब ये जो आएंगे इनके साथ में V1 आएगा नहीं आएगा, और हमें पैसिव वॉइस में क्या लगाना है, V3 लगाना है। अब इसके बाद में अगर हमने बी को लगा दिया, ये होता है हमारा V1, तो इसने इसको संतुष्ट कर दिया और बी ने इसको संतुष्ट कर दिया। बोलो सारे जितने वॉइस होते हैं ना सब पढ़ा दिए सब। इसके अलावा वॉइस कहां, कुछ स्पेशल टाइप के 2-4 बस, बाकी जितना है पैसिव वॉइस का सारा कॉन्सेप्ट इसी में छिपा। क्यों? क्योंकि देखो एक एक बात इसीलिए बेटा मैंने लिख के समझाई है कि आप, ताकि जब भी अब आप पैसिव वॉइस बनाओ, अब आपका कोई फ्रेंड पूछे, अब आपको स्कूल में कभी, अब आप एग्जाम देने जाओ और कोई पूछ दे
तो तुमको तो सब आता है, तो बता देना आपको कुलदीप सर ने क्लास दी है। क्लियर? थोड़ा सा और भी समझने का प्रयास करें। जो बेटा हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस ये होते हैं ओवरऑल कितने, 5 टाइप्स के होते हैं। तो 5 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, अगर हम नरेशन पढ़ रहे हैं तो नरेशन में ये 5 के 5 के बनते हैं। लेकिन अगर वॉइस पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ने के लिए हमें केवल और केवल इन 3 जो सेंटेंस होते हैं, केवल इनका ही ज्ञान होना चाहिए। तो पहला है हमारा असर्टिव, तो असर्टिव हो गया। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नंबर 2 इंटरोगेटिव, TERROGATIV, इंटरोगेटिव। और जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं तीसरा इंपेरेटिव। तो जब हम पैसिव वॉइस का अध्ययन करते हैं, हम पैसिव वॉइस पर जब हम पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये 3 ही प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव बनता है, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी का पैसिव नहीं बनता है। तो बात करते हैं एक एक पर, और अब समझने का प्रयास करें कि पैसिव वॉइस को क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें कि क्या होता है कि भाई एक सब्जेक्ट हुआ, सेंटेंस नंबर 1, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। सेंटेंस नंबर 2 कि असर्टिव की पहले असर्टिव की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट हुआ, एचवी हुआ और वर्ब हुआ और ऑब्जेक्ट हुआ। हमारे केवल 2 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं असर्टिव में। एक में होता है जिसमें वर्ब केवल वर्ब लगी होती है, एक होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती है। तो ये अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखता है, या तो वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है, या तो वो बाई सिंपल आपका सिंपल पास्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें V1 या V5 का यूज किया जाता है, और जो सिंपल पास्ट होता है उसमें V2 का यूज किया जाता है। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि अगर हमने इसका नेगेटिव बनाया है तो नेगेटिव बनाने के साथ में डू डज डिड यहां पर आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा। इतना आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, इस ऑब्जेक्ट को उठाया और हमने यहां पर बनाया सब्जेक्ट। अब चूंकि ऐसे तो इसमें कोई भी अगर V1 और V5 है तो हमें यहां पर लगाना है क्या, इज, एम, आर। और अगर V2 है तो हमें यहां पे लगाना क्या है, वाज या वर्ब। और फिर इस वर्ब, अब वर्ब कोई भी हो, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे कुछ भी हो, हमें इस वर्ब को V3 में चेंज कर देना है और फिर बाई लगाना है, और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को उठा करके हमें बना देना है ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात है केवल इतनी सी कि ये कौन सा सब्जेक्ट कैसे बनेगा, समझने का प्रयास करो। अगर बेटा यहां पर मी लिखा है तो आपको यहां पर लिखना है आई। अगर यहां पर अस लिखा है तो आपको यहां पर लिखना है वी। अगर यहां पर यू लिखा है तो यहां पर भी आपको यू ही लिखना, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। अगर यहां पर देम लिखा है तो आपको यहां पर करना है दे। अगर आपका यहां ही लिखा है तो आपको करना है यहां पर यहां पर अगर हिम लिखा है हिम तो आपको यहां लिखना है ही। अगर यहां हर लिखा है तो आपको यहां पर लिखना है शी। अगर यहां पर यहां पर अगर मी लिखा है तो मी तो हो गया। अगर यहां पर राम लिखा है तो आपको भी यहां पर राम लिख देना है। एक बात आप याद रखें कि अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट में है तो आपको यहां पर क्या लिखना है, वही नाउन उठा के रखना है, ना कि उसका सब्जेक्टिव के। मान लो यहां पे राम लिखा, आपने यहां पे ही लिख दिया तो गलत हो जाएगा। और सेम कंडीशन अगर इस सब्जेक्ट में ऐसा लिखा है तो इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब आप बारी आती है इन पर, तो इनको आप समझने का प्रयास करो कि क्या होता है। सेम कंडीशन, ऑब्जेक्ट को उठाया, सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब जो थी हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद ये जो वर्ब है, अब इस वर्ब को लगाने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्या कि अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो पहले से दी गई है तो हो सकता है आपको यहां पर नॉट पहले से दिया गया हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहां पर बी लगाना पड़े। हो सकता है आपको यहां पर बीइंग लगाना पड़े। हो सकता है आपको यहां पर बीन लगाना पड़े। और उसके बाद में इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर आएगा आपका बाई, और इस सब्जेक्ट को उठाया, अब बताया हमने क्या, ऑब्जेक्ट में। अब यहां पर मैंने इतना सब कुछ बता दिया, अब आप समझने का प्रयास करो ये आएगा तो आएगा कैसे भाई।
क्लियर। तो अब यहां पर मैं ये आपको लिख के दिखा दिया। अब मैं आपको जो यहां पर बताने जा रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। क्या होता है, जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं। V1 होता है, V5 होता है, V2 होता है, V3 होता है और V4 होता है। अब V1 और V5 मतलब ये हुआ कि अगर V5 का मतलब पहले आप समझ ले, जैसे यहां पर लिखा है ईट और यहां पर लिखा है ईट्स, तो ईट और ये क्या है, ये प्लूरल है, ये क्या है, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और ऐसे ही एक और मैं लिख के दिखाता हूं, डू या डज प्लस नॉट। अब यहां पर V2, तो एक एक को समझ। अब बेटा इतना पूरा होता है, ये इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। अब आपको इसमें चेंज किसमें करना है तो आप समझो क्या है कि आपको लगाना है इज, एम, आर और फिर आप लगा दो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आया, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज आएगा, तो डू डज के साथ में क्या आता है, नॉट, तो हमने यहां पे लगा दिया नॉट, और V3 है वो हमने लगा दिया। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब क्या है, चाहे आपको दिया गया हो V2 और चाहे आपको दिया गया हो डिड प्लस नॉट, अब चाहे कुछ भी आपको हो, लेकिन आपको क्या लगाना है, वाज या वर लगाना है, और वाज वर लगा दिया, इसके साथ में आपको क्या लगाना है, V3। अब देखो बेटा क्या है, अगर V2 वाला है तो आपको वाज वर लगा दिया, समझ गए ना। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आया है तो अगर यहां पे डिड है और नॉट है तो भी आपको V3 लगाना है। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इज, एम, आर या वाज या वर पहले से ही दिया गया हो और इसके साथ में हो V4 का मतलब ING फॉर्म, तो आपको क्या करना है कि भाई अगर इज एम आर है तो आपने इज एम आर लगा दिया, अगर वाज वर है तो आपने यहां पर वाज या वर लगा दिया। अब इस ING को उठा करके हमें किसमें चेंज करना है, बीइंग में, और फिर हमें लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब देखो इज एम आर अगर होगा तो इज एम आर के साथ में बीइंग आएगा। बीइंग क्यों आएगा, क्यों, इसलिए क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में ING नहीं आता है तब तक वो कॉन्टिन्यूअस नहीं बताता। अब अगर बेटा यहां पर थोड़ी देर के लिए समझो कि यहां से इस बीइंग को हटा दिया जाए तो फिर इसमें और इसमें अंतर कुछ रह जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो उसमें ING होता है उसमें V1 V5 होता है, तो इस चक्कर में क्या है कि ING को बताने के लिए हमें बीइंग का लगाना जरूरी होता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है लिखा है कि अगर मान लो बेटा हैज या हैव दिया गया हो या आपका हैड दिया गया हो, हैड, और इन सबके साथ में ऑलवेज V3 आता ही है। अब हमने क्या किया कि भाई यहां पर लगा दिया हैज या हैव और उसके साथ में हमने लगाया क्या, हैड। अब अगर मैं यहां पर डायरेक्ट आपको बता दूं कि भाई V3 लगा देना क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान V3 होता है, तो अगर आपने ऐसा डायरेक्ट लगा दिया तो फिर इस एक्टिव वॉइस में और इस पैसिव वॉइस में कोई अंतर नहीं रहेगा ना। और पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें यहां पर बी की कोई ना कोई फॉर्म हमें लगानी होती है। अगर ऐसा ना मालूम हो ना बी की फॉर्म कौन सी होती है और ये, तो मैं या तो सबसे लास्ट में आपको एक वीडियो लगा दूंगा, उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें ओवरऑल जितना ये बी, ये इज एम आर ही क्यों लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही क्यों लगता है, ऐसी बहुत सी तमाम सी चीजें हैं मैंने उस वीडियो में बताई है, वो उसका पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आज क्या है, आज मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, इस कैसे बनते हैं वो एक एक बात को बता रहा हूं, तो ये समझने का प्रयास करें। तो बीन जो है, बीन, तो ये बीन लगेगा, इसमें बीइंग लगेगा और इसमें इज एम आर लगेगा। तो ये हो गया आपका परफेक्ट टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो। क्लियर। अब बात करते हैं बढ़िया सा मॉडल वर्ब का। भैया मॉडल वर्ब जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है, मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है कि अगर चाहे मान लो आप यहां पर विल लिखो, चाहे आप यहां पर शैल लिखो, या कोई भी मॉडल वर्ब और दूसरी लगा दो। अगर मॉडल जैसे मॉडल वर्ब नहीं मालूम ना, तो जैसे कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, शुड, वुड और टू, ये सब क्या कहलाती है, मॉडल वर्ब्स कहलाती है। और होती कितनी है, ओवरऑल 10 होती है। क्लियर। तो अगर
ये लिखा है, और इसके जस्ट बाद में आता है हमेशा V1। क्लियर। अब हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें विल लिखो या शैल लिखो, जो हो सब्जेक्ट के अनुसार, आए हो या वी हो तो शैल लगाना, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा विल लगा देना। और इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल वर्ब अगर दिया गया है तो आपको चेंज नहीं करना है। अगर कैन है तो आपको कैन ही रखना है, विल है तो विल, सॉरी कैन है, कुड है, विल और शैल चेंज होता है। बाकी कोई भी मॉडल वर्ब लिखा हो आप उसको कभी चेंज नहीं करना। और इन सब के साथ में आपको लगाना है क्या, बी, और फिर लगा दो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यही बात मैंने आपको सिखाई थी कि अगर इस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर अगर आपको इज, एम, आर दिया गया है, वॉज या वर दिया गया है, डू, डज, डिड दिया गया है, हैज, हैव और हैड दिया गया है, विल या शैल दिया गया है, या कोई भी अन्य मॉडल वर्ब दिया गया है। अब बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें, मैं यहां पर क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर बेटा जो है केवल ये देखो इज एम आर है तो इसके साथ में क्या आएगा, आईएनजी आएगा, तो हम क्या लगाना है, हमें बीइंग लगाना है। अगर डू डज है तो हमें क्या, डू डज था, तो इसमें जो डू डज दिया गया है इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो डू डज के साथ हमें क्या लगाना, इज एम आर, और वॉज वर के साथ में हमें क्या लगाना है, सॉरी डिड के साथ हमें वॉज वर लगाना है। तो अब ये जो है बिना नॉट के तो कभी आएंगे नहीं, तो हमें नॉट लगाना है, लेकिन इसके स्थान पर हमें लिखना क्या है, अगर डू डज है तो इज एम आर लिखना है, और अगर डिड है तो हमें वॉज वर लिखना है, और अगर डू डज डिड आईएनजी के साथ आया है तो हमें ये लगा देना है। अगर केवल डू डज डिड ऐसे आया है तो हमें इसके साथ नॉट लगाना है। हैज है तो हमें बीन लगाना है, और विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू है तो उसके साथ में हमें विल लगा, सॉरी बी लगा देना है। ये आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि स्टूडेंट्स जो गलती करता है ना वो केवल और केवल यहीं से उसके साथ जो गलतियां करने के चांस इसी में सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो अब आप समझने का प्रयास करो। देखिए ये क्या है, आपका V5 है। अगर आपने नोट किया हो तो उसमें देखो V5 है तो आपको इज एम आर लगाना है, और अगर डू डज है तो भी आपको इज एम आर लगाना है। तो अब आपने इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाया, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, तो आपने लिखा मैंगो। अब मैंगो एक है तो आपको क्या लगाना, इज ईटेन बाई, और ये है ही तो आपने इसको चेंज कर दिया किसमें, हिम में। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, अब फूड है तो फूड को हम यहां पे ले आए। देखो इधर बेटा कैपिटल स्मॉल लेटर से, तो इधर आपको कैपिटल लेटर से लिखना। तो फूड, और फूड भी जितनी भी चीजें खाने पीने वाली होती है वो सिंगुलर होती है मैक्सिमम। तो अब फूड इज, अब नॉट है तो हमने यहां पे क्या लगाया, नॉट, फूड इज नॉट ईटेन बाय हिम लिखा है, सॉरी ही लिखा है तो हम इसे किस में कर देंगे, हिम में। यहां पर अगर आई लिखा होता तो यहां पर क्या कर देता, मी। अगर यहां पर मान लो वी लिखा होता तो यहां पर क्या करता, अस। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में अगला सेंटेंस है, ही इज रीडिंग इंग्लिश, तो आपने यहां पर लिया इंग्लिश। अब चूंकि इंग्लिश का सॉरी मतलब दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वो सिंगुलर होता है, और उसके वो अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। अब इज लगाया, अब ये आईएनजी आएगा तो यहां पर आ जाएगा बीइंग के रूप में। तो इंग्लिश इज बीइंग। अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड रेड होता है, तो इंग्लिश इज बीइंग रेड बाई ही है तो क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इसके बाद में अगला सेंटेंस है कि ही हैज डन हिज वर्क, तो आपने क्या लिखा कि हिज वर्क। अब आप लगाओ हैज, क्योंकि वर्क हमेशा सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर लेता है। वर्क चाहे हिज वर्क हो, चाहे योर वर्क हो, चाहे हर वर्क हो, चाहे देव वर्क हो, किसी का भी वर्क हो, सिंगुलर। तो अब आपको इसके साथ लगाना क्या है, बीन लगाना है। बस आपको दो चार बातें ही याद रखनी है कि अगर आईएनजी है तो आपको बीन लगाना है, अगर हैज है तो आपको बीन लगाना है, और डन बाय हिम तो आपने लिख दिया।
कि हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। अब अगला सेंटेंस है कि आई शैल बी टू, तो यू आया, इधर आ जाएगा तो यू, अब आई के साथ शैल लगा था तो इसके साथ लगेगा क्या, विल, तो यू विल बी बीटेन बाय, और आई है तो इधर आएगा तो बन जाएगा क्या आपका मी, और लगा दिया मी। अब देखो ही कैन डू इट, अब इट को इधर ले आओ तो आया क्या, इट कैन, और मैंने बताया था चाहे विल शैल हो चाहे कुछ भी हो आपको हर हाल में उसके साथ बी लगाना है, तो बी लगाया, इट कैन बी डन बाय, ही को हिम में चेंज कर दो तो हिम हो गया। अब एट है तो राइस है तो राइस, अब ये है बेटा V2, और मैंने बताया था आपको लिख के कि अगर V2 हो या डिड हो तो आपको वॉज या वर लगाना है, तो राइस के साथ क्या लगेगा, वॉज ईटेन बाय, आई के बाद आई का हो जाएगा मी। क्लियर, इतना आप समझ गए। एक सेंटेंस आप इसका नेगेटिव भी देख लो, जैसे मान लो 7वां सेंटेंस है, लिखा है ही और डिड नॉट डू हिज वर्क। अब देखो बेटा क्या है कि हिज वर्क को इधर ले आए तो हो गया क्या, हिज वर्क। अब आपको क्या करना है, इसका जो है डिड है तो आपको यहां पे क्या लगाना है, वॉज। तो डिड के लिए मैंने अभी बताया था वर्क हो तो उसके साथ में वॉज या वर लगाते हैं, तो हिज वर्क वॉज नॉट, और डू का थर्ड फॉर्म लाना है तो सॉरी डन आएगा, डन बाई, और ही का हिम हो जाएगा। क्लियर, तो क्या आपके समझ में आया, इसमें कुछ ना आया हो, कुछ रह गया हो, कुछ और भी आपको अगर जानना है तो आप कमेंट करें। क्लियर, मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं, तो आप सीखने का प्रयास करें कि इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस होते हैं कितने प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी पड़ती हैं। तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करो कि पहले इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस होते क्या है। इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बेटा होते हैं जो वो 4 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं जो होता है हमारा फर्स्ट टाइप। अब आप ये समझ रहे होंगे कि आज तक आपने इंट्रोगेटिव जो है 2 ही प्रकार के पढ़े हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो, और एक सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव जिसे हम WH फैमिली भी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको 4 प्रकार के बताऊंगा और चारों अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो आओ देखो, एक बात मेरी और समझो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप इसको लाइक भी करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करना, लेकिन पहले पूरा वीडियो देखो, समझ में आए तो करना। क्लियर, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या कहलाता है कि भाई सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा और फिर आपको यहाँ पर वर्ब होगी और अंत में आपको ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। अब इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, और ये क्या आपको दिया गया है, एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव है और हमें बनाना है इसका पैसिव। और दूसरे प्रकार का जो सेकंड टाइप होता है, जो सेकंड टाइप होता है, अब सेकंड टाइप कैसा होता है आप उसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करें कि उसमें कोई भी एक WH फैमिली दिया गया होगा और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट होगा बेटा, यहां पर अदर वर्ड नहीं होता। शायद आपको अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट में अगर अंतर नहीं पता है तो एक वीडियो भी पढ़ा है, उसमें मैंने बेसिक वाला बताया है, उसमें मैंने सिखाया है कि अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड टाइप होता है, थर्ड टाइप उसको भी समझने का प्रयास करें कि भाई ये थर्ड टाइप पैसिव वॉइस क्या होता है। थर्ड टाइप, अब देखिए इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आप समझो, देखो इसमें क्या लगा होगा, हु लगा होगा, और हु के बाद में फिर आपको कोई ना कोई वर्ब दी जाएगी। अब ये वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकता है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। इसके बाद में फोर्थ टाइप जो होता है पैसिव वॉइस। अब फोर्थ टाइप आपका कौन सा होगा कि आप समझने का प्रयास करें अच्छे से कि यहां पर दिया गया होगा हु और फिर होगा आपका HV, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, तो इतने प्रकार के हमारे पैसिव वॉइस जो जब हम इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं और चारों अलग अलग तरीके से ही बनते हैं। देखिए यहां आपने पढ़ा है नो डाउट कि भाई
जो WH फैमिली, ये WH फैमिली वाले का पैसिव अलग बनेगा, इसका हु का पैसिव अलग बनेगा और हुम का पैसिव अलग बनेगा। तो एक एक बात को आप अच्छे से समझे। और देखिए बेसिक अगर आपने पैसिव वॉइस का नहीं सीखा है तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप उसमें बेसिक सीखें और बेसिक से एडवांस भी सीखें, और ये आपको प्रैक्टिस के लिए है। क्लियर? तो आप समझने का प्रयास करो कि क्या होता है यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर आपकी डू या डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो तो आपको लगाना है इज, एम, आर लगाना है। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो आपको यहां पर वाज या वर लगाना है। इतना आपको याद रखें। और बाकी सारी हेल्पिंग वर्ब दी ही गई होती है। अगर यहाँ पे इज एम आर है तो आप इज एम आर, हैज एम है तो हैज एम, विल सेल है तो विल सेल में, कैन कुड है तो। लेकिन डू डज और डिड, अगर डिड आया है तो आपको उसको वाज वर्ब में चेंज करना है, और इज एम आर आया है तो आपको सॉरी डू डज आया है तो इज एम आर में, और डिड आया है तो वाज वर्ब में चेंज करना है। क्लियर? तो अब आप समझने का प्रयास करें अच्छे से। क्या होता है, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और यहां पर सब्जेक्ट बनाते हैं। अब दो बातें लागू होती है, एक होता है टेंस और एक होता है सब्जेक्ट। इन दोनों के अकॉर्डिंग यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आए वो आपको लगा देनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और फिर आपको क्या करना है, आप समझे, यदि सेंटेंस में नॉट आया है तो हमें सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। इतना आप समझे। यदि आपको कहीं पर बीन का यूज करना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद करना है। यदि आपको बीन का यूज करना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद करना है, और यदि आपको बी का यूज करना है, इतना आप याद रखिए कि इनका यूज सब्जेक्ट के बाद होगा। और ये जो वर्ब आपको, ये वाली जो वर्ब है, ये वाली वर्ब हमें चेंज करनी है V3 में, और V3 से पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले इन सबका यूज किया जाएगा। इस देखो इंट्रोगेटिव में बेटा कुछ होता नहीं है, बस यही जो सिली मिस्टेक्स होती है बच्चे जो करते हैं, सेंटेंस रॉन्ग होता है। और फिर आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है, और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में हमें चेंज कर देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। फुल स्टॉप नरेशन में लगता है, और जो अगर आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो तो इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस रहता है। क्लियर? इसके बाद में अब देखते हैं कि भाई अगर कोई जो अदर कोई WH फैमिली का वर्ड होगा तो आपको जो WH है, यहाँ पे व्हाट है तो व्हाट रखना, वेयर है तो वेयर, व्हेन, व्हाई, कुछ भी है, केवल आपको हु याद रखना है और हुम याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर जो WH फैमिली लिखी है सेम आपको उतार देनी है। तो आपने वही WH उतार दिया। अब मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजेस करने हैं, वो आपको जो चेंज करना है, अगर डू डज है तो आपको इज एम आर लगाना है, डिड है तो वाज वर लगाना, बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दी जाती है। क्लियर? फिर आपको इस ऑब्जेक्ट को बनाना है यहां पर सब्जेक्ट, और फिर आपको ये वर्ब आपको फिर से याद रखनी है। इनका ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर आपने इनका ऑर्डर गलत कर दिया तो आपका सेंटेंस बना बनाया रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। इस वर्ब को हमें V3 में चेंज करना है, और हमने बाय लगाया, और इस सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट में, और लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इतना आप समझ गए। अब देखो हु वाला, देखो हु वाला क्या होता है भाई, कि जब हम हु को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो चूंकि हु हमारा होता है क्या, सब्जेक्ट, हमें नाम नहीं मालूम है। जैसे तुमको कौन पढ़ाता है, अब जो पढ़ाता है ना मेरे भाई, काम तो वही करता है ना, तो काम वही करता है, तो बोलो इस स्थिति में हु हमारा होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा तो हमको इसे चेंज करना है, और हु सब्जेक्ट होता है तो हु का ऑब्जेक्ट होता है हु, ये भी आपको याद रखना है। तो हमें इसमें बाय हुम में चेंज करना है। इसीलिए अभी देखो एक और बढ़िया सा फंडा बताएंगे, क्या, बाय हुम लगाया, अब बाय हुम लगाओगे तो आपको यहां पर लगानी है अभी हेल्पिंग वर्ब, और फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा यहां पर आपको लगाना होगा सब्जेक्ट के रूप में, और फिर से आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं अभी मैं आपको एग्जांपल से सब कुछ बताऊंगा, तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। और बाय हुम लगाया और सब्जेक्ट लगाया ऑब्जेक्ट, अगर कुछ बचता है तो अदर वर्ड के रूप में रख देते हैं, नहीं बचता है तो हम नहीं रखते हैं, और यहीं पे अंत पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्लियर? इतना आप समझ गए। जैसे एक सेंटेंस लिखा है कि हु टीच
यू। अब आप समझो, अगर who टीच यू, और देखो क्या होता है बेटा, इसको हम चेंज करते हैं तो बाई whom लगाते हैं। हमने चेंज किया तो क्या लगाया सबसे पहले, बाई whom, और बाई whom लगाने के बाद में फिर क्या किया हमने कि बाई whom लगाया, और फिर अब आपको हमें ये देखना है कि ये वर्ब कौन सी है। ये है आपकी V5, और V5 मैंने कल वाला, अगर देखो जो कल वीडियो डाला था पैसिव का, वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारी वर्ब चेंज करना मैंने सिखाया है, उसमें कैसे चेंज किया जाता पैसिव, वो ओवरऑल जितना कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो मैंने उसमें सिखाया। इसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बाई whom लगाया, अब V5 है तो आपको इज एम आर में से कुछ लगाना है, लेकिन आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां पर बनेगा क्या, यू। अब यू के हिसाब से यहां पर आपको क्या लगाना है, आर। तो बाय whom आर यू, और टीच का टॉट हो जाएगा, तो आपने लगा दिया टॉट, अब लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और सपोज दैट यहां पर अगर इंग्लिश लिखा होता तो फिर आपको जैसे मैंने बताया अदर वर्ड्स में, वैसे ही आपको यहां पर इंग्लिश लगा करके और क्वेश्चन मार्क लगाना होता। तो अब ये आया क्या, अदर वर्ड। क्लियर हुआ हम लोग। तो अब देखते हैं whom वाला, ये जो whom वाला है, तो देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो हमने क्या किया, who को चेंज किया whom में, और whom को चेंज करेंगे who में। तो who में चेंज करेंगे तो बनेगा क्या, सबसे पहले हमें लगाना है who, और उसके बाद में कोई ना कोई हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है। इसमें एक बात हमें और आपको याद रखनी है, क्या, यदि नॉट होगा तो आएगा, बी होगा तो आएगा, यहां पर बीन होगा तो यहां पर आएगा, और बीन होगा तो यहां पर आएगा। और इसके तुरंत बाद ये वाली जो वर्ब होगी, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और फिर हमें लगाना है बाई, और बाई लगाने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा, इसको हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। बोलो इतना मुद्दा आपके समझ में आया ना। अब हमें क्या करना है, समझना है। एक इसका हम आपको एग्जाम्पल भी देते हैं, कैसे, जैसे लिखा है whom do you beat, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सॉरी whom लिखना है यहां पर, whom नहीं, whom लिखना, तो whom do you beat। तो अब आप समझने का प्रयास करो, whom को आपने लगाया क्या, who को लगाया, अब इसको whom को who में चेंज किया। अब do does did है तो आपने is am are में चेंज करोगे, तो आपने लगाया क्या यहाँ पर is, और फिर अब यहाँ पर ऐसी कोई वर्ब्स नहीं आएंगी, तो नहीं आएंगी तो हम इसे छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद हमें डायरेक्ट इसमें क्या लगाना है, beaten। तो beaten, beaten, who is beaten by you, और लगा दिया क्या, क्वेश्चन मार्क। तो whom को हमें कैसे चेंज करना है, ऐसे, क्लियर, और who को हमें कैसे चेंज करना है, ऐसे। अब इस पर एक दो सेंटेंस देखते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे आप सेंटेंस बनाओगे। तो एक पूरा एक एक्सरसाइज लिखते हैं, और एक्सरसाइज लिख के फिर आपको प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपके समझ में ज्यादा आएगा। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए इन पर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो अब आप एक एक सेंटेंस को अच्छे से समझने का प्रयास करें। पहला सेंटेंस है डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। तो अब मैंने अभी बताया था कि अगर आपको डू या डज दिया गया है तो आपको इज एम आर लगाना है, अगर डिड दिया गया है तो आपको वाज एवर लगाना है। तो अब हमें नहीं मालूम क्या करना है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को, फूड को उठाया और हमने सब्जेक्ट के रूप में रख दिया। अब भाई फूड होता है ऑलवेज सिंगुलर, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, इज फूड, और फिर लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज फूड ईटेन, और बाय, और यू को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। क्लियर। इसके बाद में ये सेंटेंस जो है इसी साल यूपी बोर्ड क्लास 10 में आया है। क्लियर। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये है यूपी बोर्ड का पेपर इसी साल जो आया है, और इसमें ये सेंटेंस अगर आप समझे तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन मैंने इसको इंट्रोगेटिव के रूप में लिख रखा है। तो अब आप इसको समझने का प्रयास करें कि भाई मैंने बताया अगर डू डज है, डू डज या डिड है, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। इसके अलावा कोई लिखा है हेल्पिंग वर्ब, वो चेंज नहीं होती है, केवल वो सिंगुलर और प्लूरल उनका चेंज होता है। तो हैज जो है हमारा क्या है, प्लूरल है, और सॉरी हैव हमारा प्लूरल है और हैज हमारा सिंगुलर है। तो देखते हैं इसके साथ सिंगुलर आता है या प्लूरल आता है।
तो योर होमवर्क। अब एक बात आप याद रखें, केवल योर को यहां ले जाए क्या? अब आप पहले हमें बताओ, नहीं ले जा सकते। क्या केवल होमवर्क को ले जाए? ऐसा भी संभव नहीं है कि होमवर्क को ले जाए और बाकी योर को छोड़ दे। तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? तो और वर्क होता है वैसा सिंगुलर, तो इसके साथ वर्क कौन सी लगेगी? हैज। तो हैज योर होमवर्क। अब आपको नॉट भी दिया गया। अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, अगर नॉट हो, बीन लगाना हो, बीइंग लगाना हो या आपको बी लगाना हो, तो आप इस ऑर्डर में लगाएंगे। अगर नॉट भी आया है और बी, इनमें से कोई एक लगाना है तो आप इस ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और फिर हैज है तो इसके साथ में BEEN वाला बीन आता है। और कंप्लीटेड आपका V3 पहले से ही लिखा है, आपको दिमाग भी नहीं लगाना। तो आपने यहां पे क्या लिखा? कंप्लीटेड। तो अब आपने लिख दिया कंप्लीटेड। तो हैज योर होमवर्क नॉट बीन कंप्लीटेड बाय किसके द्वारा? यू के। तो आपने लिख दिया यहां पर यू और अंत में लगाया क्या? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब आर यू रीडिंग इंग्लिश? अब ये भाई ING वाला है, तो अब आपको यहां पे क्या लिखना है? इंग्लिश। तो आपने लिखा क्या? इंग्लिश। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, संसार में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और उनके साथ वर्ब भी आती है क्या? सिंगुलर। और यहां पे हमें लगाना है इज। तो इज इंग्लिश। अब ING है तो इसका ING जो आएगा बेटा वो बीइंग के रूप में आएगा और बाकी बचा रीड। तो अब इसका थर्ड फॉर्म लगा दो, तो भैया रीड का रीड होता है। तो इज इंग्लिश बीइंग रेड बाय किसके द्वारा? यू के द्वारा। तो यहां पे लगा दो क्या? यू। और लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है अगला? विल ही बीट यू? अब यू को यहां पर ले जाओ तो आ गया क्या? यू। अब ही के साथ भी विल आता है और यू के साथ भी क्या आता है? विल आता है। तो हमने लगा दिया विल। अगर यहां पर आई होता या वी होता तो इसके साथ हम शैल लगाते और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल ही यूज किया जाता है। तो अब विल शैल है तो आपको इसके साथ क्या लगाना है? कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी मॉडल वर्ब हो, हमेशा उसके साथ बी का ही यूज किया जाएगा। तो विल यू बी बीटेन बाय, अब ही है तो ही का क्या कर दिया? हिम। और लगा दिया क्या? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब व्हाट आर यू ईटिंग? इसको बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? WH फैमिली लगाना होगा। तो हमने भाई WH फैमिली लगाया। अब आपको क्या लगाना है? आर यू ईटिंग। तो यहां पर तो आप समझो भैया कि ना तो यहां पर ऑब्जेक्ट तो गायब है, अब हम इसको बनाए कैसे? फंस गए चक्कर में ना। अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग का लगा रहे हो मेरे भाई। तो जो खाया जा रहा है बोलो वो व्हाट ही तो है। व्हाट आर यू ईटिंग? जो खाया जा रहा वो व्हाट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो था वो यहां पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब जो खाया जा रहा है वो व्हाट है, इसका मतलब जो खाते पीते हैं वो सिंगुलर होता है। तो अब आप इसके साथ लगा दो क्या? इज। तो व्हाट इज ईटेन बाय और यू। अब एक बात बेटा याद रखना, ऐसा कोई सेंटेंस आपको आ गया तो पक्का है ना हिला देगा। तो इस सेंटेंस को अच्छे से नोट कर लेना और समझ भी लेना कि व्हाट आर यू ईटेड, इसका व्हाट देखो, व्हाट आर यू ईटेड। अब ये पूछा जा रहा है कि आप क्या खा रहे हो, तो जो खा रहे हो तो वही तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो सब्जेक्ट चूंकि लिखा कहां है? लिखा यहां पर है। तो नो डाउट, जैसे हु इज टीचिंग यू, लिखा तो सब्जेक्ट के स्थान पर है, समझ रहे? लेकिन क्या है? जो व्यक्ति पढ़ा रहा है वही तो काम कर रहा है, वही आज जो खाया जा रहा है वही तो है सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखो ही बीट यू। अब आप ये सेंटेंस कह रहे होगे तो ये भैया गलत है। कैसे? कि ही सिंगुलर पर्सन और इसके साथ लगना चाहिए क्या? एस। लेकिन नहीं, ये मेरे भाई ये लिखा है V2, क्योंकि बीट बीट बीटेन होता है, समझ गए? तो ये लिखा है V2 और V2। देखो ऐसे भी ब्राह्मण सेंटेंस आपको दिए जा सकते हैं। तो आपने यहां पे क्या लगाया? यू को किया यू। अब चूंकि ये V2 है तो हमें यहां पर क्या V2 हो या चाहे डिड हो, हमें वाज या वर लगाना है, बस इतना आपको याद रखना है। तो हमें यू के साथ क्या लगेगा? वर। लो सेंटेंस बन गया। तो चूंकि ये बेटा आपका असर्टिव लिख गया है फिर भी आप समझ लो। तो यू वर बीटेन बाय हिम।
बोलो, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, सेंटेंस असर्टिव लिख गया है, कोई टेंशन नहीं। आपको एक बहुत ही अच्छा ज्ञान भी मिल गया, क्या कि आप ऐसा लिखा देख लिया तो आप तो समझोगे तो ही बाय सिमिलर पर्सन, और इसके साथ बीट लिखा तो आप ये तो सेंटेंस ही गलत, सेंटेंस नहीं मेरे भाई गलत लिखा है, आप सोच गलत रहे हो, ये जरूरी नहीं है। अगर इसके साथ एस लगा तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट होगा, इसके साथ एस नहीं लगा तो ये सिंपल पास्ट होगा, सीधी सी बात है। जैसे सीयूटी कट होता है, सीयूटी कट, अब इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, यहां पे सब्जेक्ट ही है, अगर इसके साथ एस लिखा तो सिंपल प्रेजेंट, और एस नहीं लगा तो सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? तो अब इसको समझो कि क्या है कि डिड ही डू हिज वर्क, तो हिज वर्क को ले आओ यहां पर, तो आ गया भैया हिज वर्क। अब डिड है तो हमें लगाना क्या है, वाज, क्योंकि वर्क जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो वाज हिज वर्क डन बाय किसके द्वारा, हिम के द्वारा, लिख दो हिम और क्वेश्चन मार्क लगा दो अंत में। अब हु टॉट यू इंग्लिश, अब देखो भाई हु को क्या किया, मैंने अभी बताया था बाय हुम में चेंज करना है, हु को बाय हुम में, तो बाय हुम लगा दिया। अब टॉट है, ये बेटा V2 लिखा है, क्लियर? तो आपको लगाना क्या है यहां पर, वाज, तो सॉरी वाज नहीं, क्योंकि यू आएगा यहां पर, तो अब आप लगेगा यहां पर वर, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो बाय हुम लगाया, वर यू टॉट इंग्लिश, क्लियर? समझ गया ना? अच्छा, अब हु वाले कुछ देख लो भाई और भी, तो क्या है, थोड़ा सा लाइन खींचते हैं, एक में मर्ज ना हो जाए, तो इसको देखो, अब इसको भी क्या किया, बाय हुम में चेंज किया, बाय हुम में, और यू जो था यू को यहां पर लाएंगे, तो हमें क्या करना, इज है, तो भैया यू को जब यहां पर आएगा तो आर हो जाएगा, तो बाय हुम आर यू, और आईएनजी है तो बीइंग के रूप में आ गया, और बचा क्या, केवल टीच, तो आ गया क्या, टॉट, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो बाय हुम आर यू बीइंग टॉट, क्लियर वाला? अच्छा, अब हुम वाला देख लो भाई, तो हुम डू यू लाइक, तो हुम डू यू लाइक, तो हुम को किसमें चेंज करेंगे, हु में, ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को चेंज किया ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। डू है तो लगाएगा क्या यहां पर, इज, तो हु इज, अब आएगा क्या, लाइक, हु इज लाइक डू, क्योंकि V2 लगेगा, बाय यू। देखो कितने सरल सेंटेंस है, बस आपको फंडा समझना है भाई, क्लियर? तो इसके बाद में अगला सेंटेंस है हु हैज स्टोलन योर पेन, तो इसको चेंज करो, बाय हुम में, बाय हुम में चेंज किया, बाय हुम, हैज है, योर पेन है, सिंगुलर है, तो हैज का हैज ही रहेगा, तो योर पेन, क्योंकि टेंस होते तो हैज का है हो जाता, पेन है एक ही है तो आपका ऐसे रहेगा, तो बाय हुम हैज योर पेन। अब आपको इसके साथ में, अब मैंने अभी बताया था BEEN, बीन लगाना है, तो बीन स्टोलन, और बाय लगाओ, ओ सॉरी, बाय हुम हैज योर पेन बीन स्टोलन, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बाय हुम तो इधर ही आ गया। तो अब आपको ये बताना है, ये लिख के बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है, लाइक किए बिना बंद मत करना, पूरा वीडियो देख लिया है तो भैया अब अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दो। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या है कि भाई पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। अब पैसिव वॉइस का भी कौन सा, एम्परेटिव सेंटेंस, शायद आपने एम्परेटिव सेंटेंस में एक दो प्रकार के सेंटेंस सीखे होंगे, मैं यहां आपको एम्परेटिव में 7 टाइप्स के सेंटेंस सिखाने जा रहा हूं, मतलब एक साथ में पूरा पैसिव वॉइस तुरंत तबाह और खत्म। तो आपको क्या करना है, बस पूरा वीडियो देखना है, लगे रहना है, यदि आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको इतने टाइप्स के सेंटेंस जरूर आने चाहिए। अगर हो सकता है, मान लो आपको 1 टाइप आता है, 2 टाइप आता है, 3 टाइप आता है, 4 टाइप आता है, हो सकता है आपसे ऐसा सेंटेंस पूछ दिया जाए, हो सकता है आपसे ऐसा सेंटेंस पूछ दिया जाए। आप यहां पर प्लीज देख रहे हो, यहां पर प्लीज देख रहे हो, तो इन दोनों प्लीज में अंतर क्या है, आपने केवल ऐसा सेंटेंस पढ़ा होगा, इसमें देखो भाई, इसमें लेट वाला भी सेंटेंस आपको दे दिया गया, लेट से तो बनेंगे लेकिन लेट वाला भी सेंटेंस इसमें आ गया, क्लियर? तो एक एक सेंटेंस, एक एक कॉन्सेप्ट को कायदे से देखना और समझने का प्रयास करना, और इनको कॉपी कलम लेकर नोट भी कर लेना। मैं हूं आपका कुलदीप सर और मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एम्परेटिव पैसिव वॉइस, क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है भाई,
डू योर वर्क, मतलब ये कि V1 है और उसके साथ में आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट। तो आपको इसका पैसिव बनाते समय क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है लेट और उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है जैसा ही ऑब्जेक्ट हो वैसा ही उतार देना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। मान लो यहां पर मी दिया गया है और आपने इसका आय कर दिया तो आपने इसका सत्यानाश मार दिया भाई। क्यों? क्योंकि लेट के बाद में जब भी कोई चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए हमेशा उसका सब्जेक्टिव केस आता है। नाउन का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाता है। क्लियर? इसके बाद में ये लगाया और फिर आपको लगाना क्या है, बी, और फिर आपने इस वर्ब को उठाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। क्लियर? ऐसे बनते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस। तो अब आप इसको बनाओगे कैसे, लेट, अब आपने लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क है, तो आपने लगाया योर वर्क, और फिर आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, और डू का थर्ड फॉर्म डन कर देना है और आपका सेंटेंस भी डन हो गया। क्लियर? अब आते हैं सेकेंड टाइप में, ऐसे सेंटेंस जिसमें डू नॉट दिया गया हो, तो आपको क्या करना है भाई, तो समझने का प्रयास करो। ये डू नॉट है, ये V1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप सबसे पहले लगाओगे क्या, लेट, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखोगे और फिर अगर नॉट दिया गया है तो आपको यहां पर क्या लगाना है, नॉट। यदि मान लो आपको नेवर दिया गया है तो भी चाहे नॉट हो, चाहे नेवर हो और चाहे ऑलवेज दिया गया हो, आप ये तीनों होती है एडवर्ब और हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है। अब आपको लगाना है बी और बी लगाने के बाद में आपको यहाँ पर V3 का यूज कर देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। क्लियर? तो अब आप बनाओगे कैसे, तो आपने लिखा लेट और हिम है तो आपने लगा दिया हिम, नॉट आया है तो आपने लगा दिया नॉट, लेट हिम नॉट बी अब्यूज्ड, ABUSED, अब्यूज्ड। और अगर यहां पे लिखा होता नेवर अब्यूज हिम तो आप लगाते हैं लेट हिम नेवर बी अब्यूज्ड। क्लियर? ऑलवेज अब्यूज, हमेशा, तो आप यहां पर नॉट के स्थान पर ऑलवेज लगा देते। आप समझ गए ना? अब आता है प्लीज हेल्प मी और एक सेंटेंस लिखा है प्लीज कीप टू द लेफ्ट। अब आपको समझना है ये कि भाई अगर सेंटेंस कोई प्लीज से स्टार्ट है तो आपने लगाया यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड और फिर लगेगा टू, इतना आपको अपने पास से लगाना है, बाकी प्लीज को हटा देना है और जो लिखा है लिख देना है। तो हेल्प मी, अब इतना आप समझ गए। जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव आएगा, भाई कोई आपसे कह रहा है मेरी मदद करो, तो इसका मतलब वो सहायता मांग रहा है, मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा है प्लीज कीप टू द लेफ्ट, आप सड़क पर गए होंगे, वहां पर जो लिखा होता है कृपया धीरे चले, चाहे कृपया धीरे चले चाहे बाएं हाथ पर चले, ऐसा कुछ भी लिखा होता है वो आपको एक सलाह दी जाती है, क्योंकि सरकार आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के नहीं करेगी कि भैया चाहे आप धीरे चलो चाहे तेज चलो, चाहे हेलमेट लगाओ चाहे हेलमेट ना लगाओ, रिक्वेस्ट नहीं करेगी, आपको सलाह देगी। आपको मानना है तो ठीक, ना मानना है तो ठीक, मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी। तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, आपको लगाना है यू आर एडवाइज्ड, तो यू आर एडवाइज्ड टू, अब प्लीज को हटा देना है और लिख देना है कीप टू द लेफ्ट। क्लियर? मतलब आपको सलाह दी जाती है कि जो है कीप टू द लेफ्ट, मतलब बाएं हाथ पर चले। बोलो इतना समझ गया मुद्दा। अब अगला सेंटेंस है पांचवा, ये क्या है, हेल्प द पुअर या लव योर कंट्री। अब ये एक है, दिया जा रहा है आपको मोरल एडवाइस, मोरल एडवाइस। अब इस मोरल एडवाइस में क्या है कि अगर कोई भी मोरल एडवाइस दी जाए तो ऐसे सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। पहला क्या होता है, आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आपने लगाया लेट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में सेम वही प्रोसेस, बी लगाओ और आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। तो ये
आपका एक नॉर्मल सेंटेंस बन गया। लेकिन आपको थोड़ा सा इससे अगर अच्छा बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसको यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं और फिर लगाते हैं शुड, और फिर लगाओ आप बी, और ये जो वर्ब होती है इस वर्ब को वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और अगर कुछ बचे तो लगा दो, ना बचे तो मत लगाओ। क्लियर? तो बनेगा कैसे? जैसे हेल्प द पुअर, तो आपने लिखा, ऐसे लिखते हैं पहले, लेट द पुअर बी हेल्प। अब ऐसे लिखा, और ऐसे लिखोगे तो द पुअर should be helped। तो देखो भाई क्या होता है कि ये एक मोरल एडवाइस है। चाहे आप सेंटेंस को ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, एज यू विश, ऐसा बनाना थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, और ये भी कोई खराब नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, आपकी मर्जी है, आप जैसे बनाओ। तो लव योर कंट्री है तो आप इसको ऐसे बनाओ, ज्यादा अच्छा है, योर कंट्री should be loved। देखो बेटा क्या होता है ना, शुड का यूज हम एडवाइस जो होता है, एडवाइस लेने और देने दोनों में यूज करते हैं। शुड का मतलब एडवाइस लेना भी होता है, शुड का मतलब एडवाइस देना भी होता है। और आपको कंट्री से प्रेम करना चाहिए तो ये एक एडवाइस दी गई है। क्लियर? तो और लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो भी गलत नहीं है, ऐसे बनाओगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पड़ता है। बस इसमें और कोई खास बात नहीं है कि आप ऐसे ऐसा नहीं, ऐसा लेट से बना दोगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बनाना थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है। अब आप इसको समझो कि भाई ये लेट वाला है, ये कैसे बनेगा। तो अगर लेट है तो आप पहले तो इसमें लेट ही लगा दो, और उसके बाद में अब इसमें एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इधर वाला ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। क्लियर? जो बाद में ऑब्जेक्ट लिखा है वो यहाँ पर आएगा, और फिर आपने क्या लगाया, बी लगाया, और फिर इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, बाय लगाया, और इस ऑब्जेक्ट को बाय लगाने के बाद में लास्ट में रखते हैं। बस इतना सा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें अंतर है, इसमें स्वयं लेट पहले आया है, इसमें लेट हमने लगाया है। तो अब आपको बनाना कैसे है, लेट अब द वर्क बी डन बाय हिम। बस लेट द वर्क बी डन बाय हिम। देखो क्या होता है ना बेटा, जब हम पैसिव बनाते हैं तो देखो क्या है, मैंने पैसिव का एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डाला है, उसमें पैसिव क्यों पढ़ते हैं, पैसिव में V3 क्यों लगता है, पैसिव 12 टेंस में 8 टेंस के क्यों बनते, ऐसा लिखा भी है, उसके थंबनेल पर भी लिखा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, लास्ट में मैं पूरी प्लेलिस्ट लगा दूंगा पैसिव वॉइस की, उसको आप देखोगे तो आपके सब बातें समझ में आएंगी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसके बाद में जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड का सिलेक्शन करते हैं जो ये काम है ना, ये काम इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा किया गया, लेकिन हम जो पैसिव सब्जेक्ट होता है उसका यूज करते हैं, ना कि एक्टिव सब्जेक्ट का। क्लियर? आप इस तरह समझ गए। अब देखो भाई, ये ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, अब ऑलवेज वाला है, यहां तो मैं बता ही चुका हूं, इसको भी देख लो भाई। तो आपने क्या लिखा, लेट, और फिर आप सीधा सा बनाते हैं, लेट द ट्रूथ बी, ओ सॉरी, बी बाद में लगेगा, पहले ऑलवेज लगेगा, ऑलवेज बी स्पोकन। क्लियर हुआ? तो ये क्या है बेटा, ये आपके सेंटेंस है, मैंने आपको सेंटेंस लिख लिख के इसीलिए
तो मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी। मैंने इसलिए क्योंकि खाली अगर आपको मैं स्ट्रक्चर बताता तो आधी से ज्यादा बातें आपके समझ में नहीं आती। सेंटेंस भी है, इनको नोट भी कर लेना, इनको लिख लेना, और आपके पास कोई भी किताब हो उससे आप प्रैक्टिस भी इसकी कर लेना। जो आपके समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख लेना। नए आए हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी एक ठोक देना। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस का स्पेशल क्लास देने जा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को स्पेशल पैसिव वॉइस सिखाऊंगा जो आज आप तक लोगों ने पढ़े हैं कि भाई हर सेंटेंस में बाई लगाकर, इन किसी भी पैसिव वॉइस में बाई लगा करके हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे। तो ये है स्पेशल क्लास और इसको पूरा देखना। और देखो क्या है कि ये वाला सेंटेंस जो है, यदि आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो, या आप इंटरमीडिएट का अभी अभी पेपर दिया है तो ये वाला सेंटेंस तो इंटरमीडिएट में इसी साल आया था। ये वाले कुछ सेंटेंस हैं जो 23, 24, 25 मतलब कई वर्षों से आ रहे हैं। ये 24 और 25 इसमें भी आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि यदि ये सेंटेंस आपको हाई स्कूल में पूछे जा सकते हैं तो आप यकीन मानो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं LSD इंग्लिश क्लासेस। और शुरू करते हैं, मैं आपको स्पेशल पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखो भाई क्या होता है कि यदि कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसमें इज एम आर है या वाज वर है या हैज हैव है या हैड है, क्लियर, और उसके बाद टू लगा है और फिर V1, जैसे आई हैव टू लर्न इंग्लिश। अब ये क्या है, आपको मैंने स्पोकन में जब स्पीकिंग का क्लास दिया है उसमें मैंने आपको ये सारे सेंटेंस सिखाए हैं। यहां पर मैं इनका पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को उठाओ और भैया यहां पर बना दो क्या, सब्जेक्ट, क्लियर। इसके बाद में यदि इज एम आर है तो आपको इज एम आर में से ही कुछ ना कुछ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आपको वाज वर दिया गया है तो वाज वर में से ही आपको कुछ ना कुछ रखना है। हैज हैव है तो आपको हैज और हैव में से ही कुछ रखना है। और अगर हैड है तो आपको हैड लगा देना, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। फिर आपको क्या करना है, ये जो टू दिया गया है इस टू को हमें लगा देना है। और ये जो वर्ब है इस वर्ब को हमें V3 में चेंज कर देना है और इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, बी। अब मैंने आपको जहां से मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाना स्टार्ट किया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि भैया ऐसा है कि जैसे मान लो इसे इज एम आर तो आ गया ना, अब यहां पर हमें लगाना है क्या V3 और यहां पर है क्या टू, और टू के बाद में ऑलवेज आता है V1। तो भैया आप देखो ये टू के बाद में ये बी जो है ये है क्या हमारा V1 है ना, और ये क्या लग गया, और बी की फॉर्म के बाद में आप चाहे V4 लगाओ और चाहे V3 लगाओ। V4 लगाओगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा, V3 लगाओगे तो पैसिव वॉइस कहलाएगा। बिंदास होके सो जाओ। अब देखो इसको बनाओ तो आप क्या बनाओगे कि भाई इंग्लिश, अब हैव है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, और इंग्लिश के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। दुनिया का कोई भी विषय हो सब सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। तो इंग्लिश हैज टू, अब लर्न है ना तो अब हमें इससे पहले क्या लगाना है, बी, और लर्न का V3 लगाओ भाई, लर्न ARNENT, लर्न बाय, और फिर लगा दो क्या, मी। ओ यहां पर बेटा बाय छूट गया ना, V3 के बाद में अब इस वाले सब्जेक्ट को उठाकर किसमें चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट में, क्लियर। तो इंग्लिश हैज बीन लर्न बाय मी, ये हो गया आपका। इसके बाद में अगला सेंटेंस ये है, तो ये सेंटेंस देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मतलब बहुत सारा काम करने को है। तो अब आप इसका सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, तो देखो क्या लिखा है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। और भैया अभी मैंने बताया जहां पर इंफिनिटिव आ जाए आपको कुछ नहीं करना, बी लगाओ, और ये V1 है, अब आपको इसको V3 में चेंज कर देना है। तो हो गया क्या, डन। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, क्लियर हुआ। ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट होने वाला है, आप अच्छे से समझ लेना, और इसको कैसे बनेगा ये भी देख लेना। इसके बाद में अब देखो अगला है, ये इसी साल इंटरमीडिएट में आया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इट इज टाइम लिखा है, आप भी लिख दो इट इज टाइम। इतने में आपको कुछ नहीं करना। अब फिर से देख लो, अब यहां पर क्या है, इंफिनिटिव लिखा है ना, तो अगर हम यहीं पर इसको बी लगा करके लिख देते हैं
तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा गलत। क्लियर? तो ये नाउन कहा जाएगा। अब नाउन यहां पर लाओ, फॉर लगाओ और इसको उठाओ भैया, तो नाउन को यहां पर उठा के रख दो। अब आपको क्या करना है, इसको बाद में रख दो। तो 2 + b और प्लस v3, तो ये एक सेंटेंस है, आप इसको देख लो कैसे बनेगा। इट इज टाइम फॉर द शॉप, और अब इसको क्या करो, टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज। अब इसका इट इज टाइम, यही समय है। इट इज टाइम का मतलब क्या होता है, यही समय है टू क्लोज, बंद करने का दुकान। तो इट इज टाइम फॉर, दुकान के लिए यही समय है, दुकान के लिए कि बंद की जाए, तो जो है दुकान बंद की जाए। देखो जब हम पैसे बनाते हैं तो उसका भाव चेंज हो जाता है। इसके बाद में अब देखो बेटा क्या है, वरी। अब वरी भी एक अच्छा खासा जो है, मी को उठाया, आई लगाया। अब आपको यहां पर ये है आपका V5, तो आएगा इज एम आर में से, तो आई के साथ क्या आता, एम, और आपने लगाया वरी। अब वरी है तो इसको आप करो क्या, ईडी लगाओ। भाई वरीज है, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो आई एम वरीड, और वरी के साथ में कभी भी बाई नहीं आता, क्या आता है, अबाउट। वरी अबाउट इट। तो ये भी आपका पूछा गया सेंटेंस है, हाई स्कूल में ऐसे पूछे जाते हैं, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता होगा। अगला सेंटेंस देखो, नो। अब आपको क्या करना है, इसको भी यहां पे ले आए, तो भाई ही नो है, तो ये V1 है, इसका मतलब यहां पर इज लगेगा, ही इज नोन, KNOWN, नोन। और नो अगर आपकी वर्ब है तो इसके साथ में हमेशा टू का यूज किया जाएगा, ये भी याद रख। वरी के साथ में अबाउट, नो के साथ में टू। क्लियर? और हाँ, अब वेल है, तो बेटा एक बात और याद रखें, यहां पर पहले वेल लिखते हैं और फिर नोन लिखते हैं। नोन क्या होता है, यदि किसी वर्ब, कोई हमें एडवर्ब लगानी है और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट आया है, तो वर्ब को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और ऑब्जेक्ट को उसके पास रख देते हैं। क्लियर? तो यहां पर नो हिम मतलब उसे जानते हैं ना, तो वेल अच्छी तरीके से तो इसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन यहां पर क्या है, अब इसका हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो इसके साथ में लगेगा टू, और यहां पर ये है जो मी। अब यहां ये जो नो टू मी और आगे बढ़ जाएगा मी, तो इसका थोड़ा सा सेंस जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए एडवर्ब को हमने वर्ब से पहले लगा दिया। इतना आप समझ गए ना? अच्छा, अब तो ये ऐसे बनेंगे। इसके बाद में कुछ और भी स्पेशल टाइप के हैं, उनको आप समझ लें कि बेटा क्या है कि अगर आपका जैसे यहां पर क्या है, यहां पर नो है, यहां पर क्या है, वरी है। ऐसे ही अगर आपका वर्ब सरप्राइज्ड हो, एस्टोनिश्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, डिस्ट्रेस्ड हो, डिसप्लीज्ड हो या अलार्म्ड हो, तो ऐसी कंडीशन में जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो इनके सबके साथ क्या लगेगा, इसके साथ टू लगा, इसके साथ क्या लगेगा, एट का यूज किया जाए। इन सभी वर्ब को नोट कर लेना, याद कर लेना, ताकि आपका पेपर कभी भी आए तो भैया गलत मत करके आना। क्लियर? और देखो ये सभी वर्ब्स जो है V2 में दी गई है, इसका मतलब इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वाज या वर लगेगी, ये भी आप याद रखें। समझ रहे हो ना? ठीक। इसके बाद में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन और लाइंड, ये ऐसी वर्ब है। देखो जैसे यहां पर ये लिखी है ना, ऐसी अगर वर्ब किसी भी सेंटेंस में आए तो उसका पैसिव बनाते समय बाई का यूज मत करना, किसका करोगे, विद का यूज करना। समझ गए ना? बहुत अच्छी बात। अब नो है या ऑब्लाइज्ड है, तो इसके साथ नो, अभी बताया नो के साथ टू आता है। ऑब्लाइज्ड हो तो इसके साथ भी क्या लगेगा, टू लगेगा। अब आशा करता हूं ये सब आप सेंटेंस समझ गए होंगे। अगर कुछ कोई बात छूट गई है, नहीं समझ में आई है, तो भैया कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लिखना बिल्कुल मत भूलें। नए हो तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हर किताब में आप कई इंटरमीडिएट की तो कई सारी किताबें ढूंढ डालोगे, उसमें भी कई एक आधा सेंटेंस आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।